गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज के क्लास में हम आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन चैप्टर 4 उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम देखेंगे बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि एमनेस्टी के बारे में देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, उसके बाद IAA के बारे में समझेंगे जो कि आपके महत्वपूर्ण है। साथ साथ हम देखेंगे कि ह्यूमन राइट वॉच ये सारे क्या होते हैं, इन सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में देखेंगे और इनके कार्य क्या होते हैं, इनकी स्थापना क्यों किए जाते हैं, इन सभी के बारे में इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कितने देख चुके थे। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सबसे पहले हम UNO के बारे में जाने थे। सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सबसे पहले देखे थे लीग ऑफ नेशन ये सबसे पहला हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, लीग ऑफ नेशन। दूसरा हमने देखा था संयुक्त राष्ट्र UNO के बारे में, देखे थे। उसके बाद हमारा जो तीसरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन होगा वो हम देखेंगे किसके बारे में, तो इंटरनेशनल ओटोमिक सबसे पहले लिख लेते हैं, इंटरनेशनल ओटोमिक एनर्जी एजेंसी, ये हम देखेंगे। चौथा हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में जानेंगे, मुद्रा कोष क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। पांचवा देखेंगे कि एमनेस्टी के बारे में। और छठा हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होगा वह ह्यूमन राइट्स वॉच, ये बारे में देखेंगे। इसके पहले हम दो और देख चुके थे, जैसे कि दो इसमें और हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन में ऊपर ही लिख देते हैं, जैसे कि ये और दो देख चुके थे। इसमें से आपका होगा एक है WTO विश्व व्यापार संगठन, और एक है हमारा वर्ल्ड बैंक WB वर्ल्ड बैंक। ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन इन सभी के बारे में अच्छे से देख चुके थे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन से कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं। इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ हैं और इसे जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें से पहले हम विश्व बैंक या तो फिर WB विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक के बारे में देख चुके। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व व्यापार संगठन, इसके बारे में भी पूरे अच्छे तरीके से बता चुके थे। लीग ऑफ नेशन ये भी पूरी अच्छे तरीके से हो चुका था। UNO के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये भी बहुत ही अच्छे से हो चुके थे। अब हम जानेंगे कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसके क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, एमनेस्टी क्या है, ह्यूमन राइट वॉच क्या है, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ये इसके बारे में समझे, सबसे पहले जानेंगे। तो ये क्या होता है, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ये क्या होते हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि परमाणु बम पर रोक लगाना, यानी कि परमाणविक ऊर्जा पर रोक लगाना। यानी कि कोई भी देश जो होता है कि थोड़े से मतलब आपसी विवाद में एक तरह से परमाणु बम के धमकी देने लगते हैं,
तो ये करने लगते हैं कि तुम्हारा देश में परमाणु बम गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना इसीलिए किया गया है कि कोई भी देश जल्दबाजी में या तो अपने मनमानी के अनुसार परमाणु बम का उपयोग ना करे। यह परमाणु बम के उपयोग करने से रोक लगाता है, यानी कि कोई भी नागरिक जो है वह सैन्य तक परमाणु बम का प्रयोग ना करे। इसके लिए विभिन्न प्रकार के नियम कानून लागू करते हैं। मान के चलिए कि अभी कहीं पर भी परमाणु बम एक तरह से बहुत ही घातक हथियार होता है, बहुत ही एकदम खतरनाक होता है। जिस स्थान पर गिरता है उस स्थान के पेड़ पौधे जीव जंतु सबको नष्ट कर देते हैं। साथ ही साथ क्या होते हैं कि आने वाले समय में यदि वहाँ पे कोई जीव जंतु या तो वहाँ पे कोई ह्यूमन या मानव जन्म लेते हैं तो वहाँ विकलांग पैदा होते। इस तरह से परमाणु बम के असर होते हैं। बहुत भयानक हानिकारक किरणें निकलते जैसे कि एक्सरे, गामा, ये सारे जो किरणें होते हैं वो परमाणु बम के विस्फोट से निकलते हैं। तो इसी कारण से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना किया गया है कि हम किस तरह से परमाणु बम को शांतिपूर्ण रूप से बढ़ावा दें, परमाणु बम का उपयोग करें जब अति आवश्यक पड़े, ज़रूरत से भी ज़्यादा हमें आवश्यक पड़े तब हमें परमाणु बम का उपयोग करना है। उससे पहले हमें परमाणु बम का उपयोग नहीं करना है। इसी के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना किया गया कि कहीं ना कहीं हम परमाणु बम के उपयोग को रोकें। और आज यदि ये रोकते हैं तो हमारे देश में शांति है, तो हमारे देश का पूरा विश्व में शांति बना रहेगा। क्योंकि परमाणु बम का असर आप जानते ही हैं कि 6 अगस्त 1945 और एक है हमारा 9 अगस्त 1945। ये आप इन तो के जानते हैं कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी ऐसे 2 स्थान हैं जहां पर परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। और उन स्थानों में आज भी वहाँ के जो बच्चे जन्म लेते हैं तो वो उनके कभी पैर तो कभी क्या एक तरह से विकलांग रूप से जन्म लेते हैं। तो इसका असर बहुत ही खतरनाक होता है। 40 किलोमीटर के एरिया तक वहाँ के पूरे तबाही मचा देता है एक परमाणु बम। इसीलिए परमाणविक ऊर्जा पर रोक लगाने के लिए जरूरत पड़े, अति से अति आवश्यक पड़े तभी यूज करना है। इन्हीं कारणों के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना किया गया था। इसके बारे में जाने, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना किया गया था। तो ये इनका मुख्य उद्देश्य और ये क्या होते हैं इसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया। यदि आपको अच्छे से समझ आ गए हैं तो आपको कमेंट्स कीजिए, अगर नहीं आए हैं तो आप बोल सकते हैं। तो आपको समझना अति आवश्यक है, यह बहुत जरूरी है। कि हम तो बोलेंगे भाई आपको भी समझ में आना चाहिए, मैं तो पढ़ाऊंगा परंतु आपको समझ में नहीं, कोई फायदा नहीं मेरा पढ़ाया हुआ। दूसरा हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम क्या कहते हैं IMF। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फुल फॉर्म भी लिख लीजिए क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये बार बार फुल फॉर्म भी पूछे जाते थे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है? आपको पिछले क्लास में क्या विश्व बैंक के बारे में पढ़ाए थे, ठीक उसी प्रकार IMF भी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी पैसा और फंड मतलब जानते ही अकाउंट हो गए कि यानी कि आपके फंड क्या है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक की तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ विभिन्नताएं भी देखने को मिलता है। विश्व बैंक या तो फिर करता है क्या है कि दूसरे देश को लोन देता है विश्व बैंक। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय व्यवस्था का देखरेख करता है। यदि कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय व्यवस्था पर देखरेख करना है पूरे विश्व में तो उसका काम किसका होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का काम होता है कि पूरे विश्व में वह वित्तीय व्यवस्था का देखरेख करें। यह उन देशों को, बहुत सारे देश को भी क्या देता है? ऋण देता है, यानी कि लोन देता है, पैसा देता है लोन में, लेकिन काफ़ी हाई ब्याज पर, बहुत ही ज़्यादा ब्याज लेते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कोई भी देश को लोन देता है और वो लोन समय से ना चुका, ब्याज इतना ज़्यादा थोप देंगे कि इनका हाल बेहाल हो जाएगा वो देश का। नहीं देने पर चढ़ के ले लेगा, सर में चढ़ के ले लेंगे
IMF के जितने भी अधिकारी हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये मामूली नहीं, विश्व बैंक तो छोड़ भी देगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कभी भी नहीं छोड़ता है। इसका ब्याज भी सबसे अधिक होता है और साथ साथ उसके मूड में चढ़ के भी ले लेता है। इसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पैसा तो देता है, लोन तो देता है, लेकिन सबसे खतरनाक होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में बहुमत यानी कि वोटिंग सिस्टम चलते हैं, मताधिकार चलते हैं। जिस देश के पास सबसे ज़्यादा मताधिकार होगा उस देश का दबदबा IMF में सबसे अधिक होगा। IMF में यदि किसी भी देश को दबदबा बनाना है तो बहुमत उनके पास सबसे अधिक होना चाहिए, जैसे कि अमेरिका और G7। अमेरिका के पास टोटल कितने बहुमत है, तो अमेरिका के पास टोटल 22% बहुमत है। इसलिए IMF में सबसे ज़्यादा यदि किसी भी देश का दबदबा है तो वह है USA, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे ज़्यादा दबदबा है। उसके बाद G7 देश, G7 कंट्री, जो G7 जो कंट्री आते हैं, जो G7 के जो कंट्री आते हैं उन देशों का सबसे ज़्यादा दबदबा IMF में है। G7 में आपको याद रखना है, G7 में कौन कौन से याद आता है, इसका है ट्रिक, जीजाजी कैबर फ्रांस आए, ट्रिक के साथ। ओके, तो इसमें आपको याद रखना है कि जीजाजी कैबर फ्रांस आए, जैसे कि जीजा जी कई बार, नीचे आप लिख लीजिए फ्रांस आए, फ्रांस आए, ये G7 कंट्री है, ठीक है। जैसे जर्मनी, जैसे जापान, क से कनाडा, ई से इटली, ब से ब्रिटेन, क्या है ब्रिटेन, ब्रिटेन, और फ से फ्रांस, 1 2 3 4 5, और फ से फ्रांस, फ्रांस, और अ से अमेरिका, अमेरिका। तो ये टोटल जीजाजी कैबर फ्रांस आए। आपको यह ट्रिक याद रखना है यदि आपको G7 कंट्री के बारे में जानना है। तो G7 कंट्री के बाद उसके बाद सबसे ज़्यादा IMF में G7 कंट्री का दबदबा है। G7 कंट्री यानी कि G7 देश के पास टोटल 41 यानी कि 41.424% बहुमत है IMF का। इसी के लिए USA, अगर एकल देश में देखा जाए अकेले में, तो USA सबसे ज़्यादा दबदबा रखता है IMF में। यदि G7 कंट्री में देखा जाए तो ये 7 देश जो हैं उनका सबसे ज़्यादा दबदबा IMF में है। इसके पास टोटल 41.24%, 41.24% बहुमत है। किसके पास? G7 कंट्री के पास। इसलिए भारत के पास उतना नहीं है, भारत के पास समथिंग 2.24% है, लगभग 2.24%, इतना ही भारत के पास बहुमत है IMF का। इसलिए IMF में भारत का सबसे अधिक दबदबा नहीं है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो G7 जो कंट्री है उनके सबसे ज़्यादा दबदबा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में समझ लिए, हम समझें कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या थे, क्या इनकी स्थापना क्यों किया जाता है, इसके बारे में जानें कि वो परमाणु बम को रोक लगाते हैं कि ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये भी ऋण देते हैं, वित्तीय स्तर, पूरे वैश्विक स्तर पर वित्तीय व्यवस्था का देखरेख करते हैं। साथ साथ क्या कहते हैं, कमजोर या गरीब देश को ऋण देते हैं, लेकिन चढ़ के ले लेते हैं, सबसे ज़्यादा ब्याज पर नहीं देने पर IMF बहुत ही हार्ड आता है। IMF में वोटिंग सिस्टम यानी मताधिकार चलता है, जिस देश का सबसे ज़्यादा मताधिकार होगा वही देश का सबसे अधिक दबदबा IMF में होगा। ये आपको समझ में आ गया। फिर अगला हम देखते हैं एमनेस्टी। एमनेस्टी, ये दो हम जानेंगे कि एमनेस्टी और एक होता है ह्यूमन राइट्स वॉच, ये दोनों में अंतर जानेंगे क्योंकि ये दोनों एक ही जैसे, ह्यूमन राइट्स वॉच, राइट वॉच, ये दोनों, तो ये दोनों संगठन जो हैं जो कि एक ही जैसे हैं, इन दोनों के बारे में जानेंगे। तो हम देखते हैं कि एमनेस्टी की स्थापना कब किया गया था। तो एमनेस्टी की जो स्थापना किया गया था वह 1961 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय लंदन में है, मुख्यालय लंदन में। 1961 ईस्वी में स्थापना की बात किया जाए, स्थापना 1961 ईस्वी में किया गया था। और इसका मुख्यालय की बात की जाए, मुख्यालय की बात की जाए
मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में, लंदन में। तो इसका मुख्यालय लंदन में है। तो एमनेस्टी का क्या काम होता है? यह एक संगठन है, स्वयंसेवी संगठन है। कैसा संगठन है एमनेस्टी? स्वयंसेवी संगठन है, स्वयंसेवी संगठन है, सेवी संगठन है, स्वयंसेवी संगठन है। तो एमनेस्टी जो है एक तरह से स्वयंसेवी संगठन है। ये मानवाधिकार की रक्षा करता है, यानी कि कोई भी मानव के अधिकार का उल्लंघन करता है या तो उसको समाप्त करता है तो यह विभिन्न प्रकार के नियम कानून लागू करते हैं। एमनेस्टी जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, मतलब पूरे वैश्विक स्तर पर बनाया गया है एमनेस्टी को। ये मानव की अधिकारों की रक्षा करने का काम एमनेस्टी का होता है। साथ साथ क्या करते हैं? मानव से संबंधित रिपोर्ट बनाना और उसे जारी करना, रिपोर्ट बना करके तैयार करके उसके बाद उसे जारी करने का भी जो काम होता है वो एमनेस्टी के ही होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं मानव अधिकार की रक्षा कौन करता है? एमनेस्टी करता है। रिपोर्ट बनाता है कौन? एमनेस्टी। और उसे जारी करने का काम कौन करता है? एमनेस्टी। लेकिन ह्यूमन राइट्स वॉच, ह्यूमन राइट्स वॉच जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ह्यूमन राइट्स वॉच न्यूयॉर्क में। ये भी क्या करता है? मानवाधिकार का वकालत करता है। ये रक्षा करता है लेकिन ये वकालत यानी कि वकील जैसा काम करने का काम कौन करता है? ह्यूमन राइट्स वॉच करता है। मानव के अधिकारों के वकालत करता है। तो वकालत करने का कौन काम करता है? वकालत। तो वकालत करने का काम जो करता है वो ह्यूमन राइट्स वॉच करता है। साथ ही साथ क्या करते हैं हम? ये मीडिया के ध्यान को, यदि कोई भी संस्था जो है मानव के अधिकार का हनन करता है या तो छीनता है तो ह्यूमन राइट्स जो क्या होते हैं कि वो मीडिया के ध्यान को उस ओर खींच लेता है। किधर? जो मानव के अधिकारों को खा रहा है या तो छीन रहा है उनकी ओर खींच लेते हैं। खा रहा है का मतलब खत्म कर रहा है, उनकी ओर खींच लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये है ह्यूमन राइट्स वॉच और मैं हूँ मतलब एक मानव के अधिकार को समाप्त करने वाला तो उनके उल्लंघन करने वाला। उल्लंघन मतलब समाप्त या खत्म करने वाला। तो मान के चलिए कि ह्यूमन राइट्स वॉच जो है आपको, आप हम एक संस्था है तो आप ह्यूमन राइट्स वॉच क्या करेगा कि जैसे ही हम आपके अधिकारों को हम हनन कर रहे हैं, छीन रहे हैं, तो ह्यूमन राइट्स जो वॉच होगा वो मीडिया को, तीसरा ओर से मीडिया को बोलेगा देख देख वो तो मतलब मानव के अधिकार को छीन रहा है, जल्दी पकड़ के मार एकदम। तो वो क्या करेंगे कि मीडिया हम लोग, आप लोग ऐसा क्यों कर सकते हैं? आप लोग मानव के अधिकार को क्यों छीन रहे हैं? आपका क्या कारण है? आप क्या मानव से जलते हैं? या मीडिया लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मुड़ा देगा, छोड़ेगा ही नहीं, हम लोग को छोड़ेगा ही नहीं। तो ये ह्यूमन राइट्स जो वॉच होते हैं वो मीडिया के ध्यान को, जो मानव के अधिकार को हनन करता है, खत्म करता है, उनकी ओर क्या करता है? ध्यान आकर्षित करता है। साथ साथ यह मानव के अधिकार को वकालत भी करता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो इतने याद रखना है। तो यही थे हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन। चैप्टर 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन टोटल यहाँ पे लास्ट खत्म हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में क्या क्या देखें। सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमने WB विश्व बैंक, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन याद रखना है, इसके बारे में देखिए। इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 पूछे जाते हैं, याद रखें। लीग ऑफ नेशन, इसकी स्थापना, इसे हिंदी से राष्ट्र संघ कहते हैं। इसे हिंदी से क्या कहते हैं? राष्ट्र संघ कहा जाता है। स्थापना 1920 में हुआ, क्योंकि ये PY क्वेश्चन पर पूछे गए हैं इसलिए बार बार बता रहे हैं। UNO के बारे में पूछा जाता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एमनेस्टी, ह्यूमन राइट वॉच, ये सभी चीज़ के बारे में अच्छे से देख चुके हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या क्या थे इन सभी को, यही हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बनाए गए हैं जो कि सभी के बारे में। UNO में मात्र UNO के 6 अंग होते हैं। UNO के टोटल कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। तो UNO के 6 अंग के बारे में भी आपको याद रखना है। एक जो हमारा होता है सुरक्षा परिषद, क्या होता है? सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि महासभा, महासभा, महासभा। तीसरा सचिवालय, सचिवालय। चौथा हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। पांचवा सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। ठीक है, आर्थिक परिषद, आर्थिक परिषद। ठीक है। और एक लास्ट जो होता है हमारा न्याय परिषद, न्याय परिषद। ये हमारा
तो यूएनओ की ये सारे 6 अंग हैं। तो इतने बारे में आपको क्या टोटल अच्छे से समझ में आ गया। तो इन्हीं सभी के बारे में तो इसका चैप्टर में हमें पढ़ना है। इससे ज़्यादा कोई अब टॉपिक याद भी मत रखिए, इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इससे बाहर इस चैप्टर में नहीं दिए जाएंगे। लगभग आपको 6 से लेकर के 7 नंबर तक इस चैप्टर से क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको इस चैप्टर को एक तरह से खा जाना है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और बहुत ही ज़्यादा मान के चलिए, आपको पॉलिटिकल में ही नहीं बल्कि आपको ज्योग्राफी में एक चैप्टर है, उसमें भी इसे याद रखना बहुत जरूरी है। उसमें भी पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी में भी यह और एक तरह से इकोनॉमिक्स में भी ये काम आएंगे। यानी कि हर एक सब्जेक्ट में ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपके लिए काम आएंगे। तो इसके बारे में अच्छे से ध्यान रखना है। यदि आप इसका, चलिए हम इसका आपको नोट्स दे लेते हैं पहले। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नोट्स लिख लीजिए, जितना भी पढ़ाए हैं। यूएनओ, वर्ल्ड बैंक हो चुका है, डब्ल्यूटीओ भी हो चुका है। हाँ, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, ये इसके बारे में देखे थे। ठीक है, तो ये आप नोट्स लिख लीजिए, हो गया। फिर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके बारे में भी अच्छे से लिख लीजिए। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ही है। फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में देख लीजिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, स्थापना 1978 में न्यूयॉर्क में, ये है। हाँ, तो आपका हो गया यहाँ पे चैप्टर द एंड। ठीक है, यहाँ पे हो जाते हैं आपका चैप्टर का द एंड। फिर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो फिर हम आपके पॉलिटिकल साइंस के नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। चैप्टर नंबर आपका 5 होगा और उसमें आपको और नई ऊर्जा और उत्साह के साथ पढ़ाएंगे और ऐसे ही जुड़ेंगे। यदि आपको कहीं पे भी कुछ लगते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप वहाँ पूछ सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो, और समझ में आ रहा है तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपको और ही अच्छे तरीक़ा से कंटेंट देने के साथ साथ आपको समझा पाएँ। ठीक है, धन्यवाद।